फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूं और आज मैं यहां पे आपके सामने बात कर रहा हूं थ्योरी ऑफ मशीन की, जिसके अंदर एक पूरी चैप्टर है बैलेंसिंग के नाम से। तो इस पूरी वीडियो के अंदर मैं आपके सामने बैलेंसिंग को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये वीडियो देख लेते तो आपको बैलेंसिंग के न्यूमेरिकल, बैलेंसिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग के बारे में आपको सारी चीज़ें पता हो जाएंगी। इस वीडियो के अंदर अपन सिर्फ बात करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मासेस। इसका एक और चैप्टर होता है, लाइक 22 चैप्टर है। अगर आप RS खुरमी की बुक के अंदर जाएंगे, बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मासेस। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। मैं फटाफट से आपको जल्दी से ये चीज़ बता दूँ कि बैलेंसिंग क्या होती है, इसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स कैसे आते हैं। तो ये चीज़ अपन देख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन क्या है? द हाई स्पीड ऑफ इंजन एंड अदर मशीन्स इज़ अ कॉमन फिनोमिना ना अ डे। कि आज के दिनों में अगर अपन बात करें कि जो बहुत सारी मशीन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड पर चलती हैं, तो ये कॉमन फिनोमिना है। इट इज़ देयर फॉर वेरी एसेंशियल दैट ऑल रोटेटिंग एंड द रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स शुड बी कम्प्लीटली बैलेंस एज फॉर एज पॉसिबल। तो जो मशीन्स होती हैं उनके अंदर जो भी आपके रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स होते हैं, रेसिप्रोकेटिंग के साथ साथ आपके रोटेटिंग पार्ट्स होते हैं, वो आपके बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट इफ़ दीज पार्ट नॉट प्रॉपरली बैलेंस या बैलेंस्ड, द डायनामिक फोर्स आर सेटअप। क्या जब अपन बात करते हैं कि फिर भी जो आपके पार्ट होते हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होते, उनके ऊपर कोई ना कोई डायनामिक फोर्स लगा रहता है। जो फोर्स होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि अपन आगे बात करने वाले हैं। These forces not only increase the load on bearing and stresses in the various members। तो ये जो लोड होते हैं वो ना कि लोड बढ़ाते हैं, साथ ही साथ स्ट्रेसेस भी बढ़ा देते हैं, बट ऑल्सो प्रोड्यूस द अनप्लेजेंट एंड इवन डेंजरस वाइब्रेशंस। और साथ ही साथ आपके कुछ डेंजरस वाइब्रेशंस भी आपके बढ़ा देते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से जो रोटेटिंग मासेस होंगे उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन बैलेंसिंग ऑफ द रोटेटिंग मासेस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट वेन एवर अ सर्टेन मास इज अटैच टू अ रोटेटिंग शाफ्ट। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है आप समझने की कोशिश करना। इफ़ दिस इज़ शाफ्ट, ये मेरे पास एक शाफ्ट है। इस शाफ्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे एक मेरे कोई मास लगा हुआ है, लाइक ये मेरा मास है। इसको फर्स्ट मास ले के कंसिडर कर लेता हूँ, ये मेरे पास पहला मास है। इस मास को मैं रोटेट करा रहा हूँ इस एक्सिस पे, लाइक द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जो कि रेडियन पर सेकंड से है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होगा, जो होगा आपका FC या FC1, क्योंकि मास 1 लिया है, जिसकी वैल्यू होगी आपकी m1 ओमेगा स्क्वायर R1 मैंने ले ली क्योंकि इसकी रेडियस R1 है। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ द अनबैलेंस मास, क्योंकि जो मेरी शाफ्ट थी वो रोटेट कर रही थी इस मास की वजह से, तो मैंने यहाँ पे एक बैलेंस फोर्स लगा दिया, लाइक जो कि मैंने कंसिडर किया M, जिसकी रेडियस है R। तो यहाँ पे जो ये फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज़ द m ओमेगा स्क्वायर R। तो अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, आपने अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ी होगी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है फॉर द कॉनकरेंट फोर्सेस, समेशन Fx इज इक्वल 0, समेशन Fy इज इक्वल 0। अगर कोप्लेनर कंडीशंस लूँगा तो उसमें मूवमेंट भी कंसीडर किया जाता है। बट नाउ इन दिस केस मैं जस्ट यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन कंसीडर कर रहा हूँ फॉर द कॉनकरेंट फोर्सेस। तो इस केस के अंदर ये जो मास है, इन दोनों मास को मैं इक्विवेलेंट कर लूँगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है इस केस की कंडीशन को, यहाँ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे एक इन्होंने मास ले रखा था m1, और इसके लिए एक इन्होंने एक बैलेंसिंग मास यहाँ पे ले रखा है m2, जिसकी रेडियस R2 दे रखी थी, पहले वाले की R1 दे रखी थी। तो यहाँ पे उन्होंने इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसिडर किया, तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकल के आया FC1 इज इक्वल m1 ओमेगा स्क्वायर R1। नाउ फॉर द सिमिलर, फॉर द सेकेंड वन इज FC2 इज इक्वल m2 ओमेगा स्क्वायर R2, जस्ट बिकॉज ऑफ द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, जो कि मैंने आपको बताया इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर द कॉनकरेंट फोर्सेस। तो मैंने ये दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर दिया। तो ये FC1 की वैल्यू है और ये FC2 की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे शाफ्ट जो है वो कॉमन है। तो कॉमन शाफ्ट की वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो आपकी सेम होगी, तो यहाँ पे ओमेगा कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है m1 R1 इज इक्वल m2 R2।
तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो जो एक मेरे पास बैलेंस मास होगा उसको जो बैलेंस मास डेवलप हो रहा है वो अनबैलेंस मास की वजह से डेवलप हो रहा है। अगर मैं उसके इक्वलेंट वैल्यू में मास इनटू रेडियस की वैल्यू को उसके साथ रख दूं तो जो वैल्यू होगी आपके पास वो बैलेंस हो जाएगी, मतलब शाफ्ट के ऊपर जो वाइब्रेशंस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने नेक्स्ट कंडीशन दी, बैलेंसिंग ऑफ अ सिंगल रोटेटिंग मास बाई टू मास रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन। यहाँ इनका जो केस है 21.4 उसमें बोल रहे हैं कि आपका एक सिंगल मास है जो कि बैलेंस करेगा आपके दो मास रोटेटिंग इन द डिफरेंट प्लेन। मतलब डिफरेंट प्लेन की बात करेंगे, आप यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने कंसीडर किया, प्लीज़ देखिए, दिस इज़ माई मास नंबर 1, दिस इज़ माई मास नंबर 2। तो अगर यहाँ पे नोटिस किया, यहाँ पे मास 1 एंड 2 को बैलेंस कर रहा है ये m वाला मास। अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे इसकी जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है आपको r1, जो कि यहाँ पे इसने शो कर रखा है, दिस इज़ r1। और जो छोटा वाला मास है उसकी जो रेडियस है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है आपकी r2 दे रखी है। और जो बैलेंस मास है जो कि m है उसकी रेडियस उन्होंने r दे रखी है। आप यहाँ पे जो डायग्राम देख रहे हैं ये वाला, ये इसका साइड व्यू है जो कि उसको एक कॉन्करेंट फोर्सेस की फॉर्म में शो करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि इन दिस केस अगर मैं यहाँ पे इसको डिफाइन करूँ तो आप यहाँ पे नोटिस करेंगे वो सिंपल तरीके से कि यहाँ पे जो m1 मास लग रहा है इसकी वजह से एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Fc1, जिसकी वैल्यू होगी आपके सामने m1 ओमेगा स्क्वायर r1, जो कि इन्होंने यहाँ पे लिख रखी है। सिमिलरली अगर मैं नोटिस करूँगा जो m2 मास है उसकी भी वैल्यू अपोजिट डायरेक्शन में होगी सेंटर से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो कि सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी m2 ओमेगा स्क्वायर r2, जो कि उन्होंने यहाँ पे लिख रखा है कि जो सेकंड मास की वजह से डेवलप हो रहा है। फिर अगर मैं यहाँ पे बैलेंस फोर्स की बात करूँ जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है m और r, जो कि यहाँ पे आप शो कर रहे हो, इसकी वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होगा वो कितना होगा मेरे पास m ओमेगा स्क्वायर r। क्योंकि यू नो वेरी वेल कि क्या कंडीशन है, क्योंकि यहाँ पे जो मैं फोर्सेस देख रहा हूँ ये कॉन्करेंट फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो कि एक पॉइंट पर लगे हुए हैं। अगर मैं इन फोर्सेस को बैलेंस करता हूँ तो जो फोर्सेस की डायरेक्शन सेम होगी वो जुड़ जाएंगे और जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे वो आपके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो Fc1 होगा वो Fc2 से जुड़ जाएगा और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसको लिखने की भी कोशिश करूँ, जैसे आप नोटिस करेंगे Fc1 प्लस के Fc2 इज इक्वल Fc आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन सेम है, ये अपोजिट था। अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप पहले भी लिख सकते हैं, Fc2 माइनस के Fc इज इक्वल 0, और ये इधर चला गया तो Fc आ गया। तो इन्होंने यहाँ पे ये चीज़ को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रखा है। यहाँ पे मैंने Fc की वैल्यू पुट कर दी m ओमेगा स्क्वायर r, Fc1 की वैल्यू पुट कर दी m1 ओमेगा स्क्वायर r1, Fc2 की वैल्यू पुट कर दी m2 ओमेगा स्क्वायर r2। सिमिलरली क्योंकि ये सारे फोर्सेस एक ही शाफ्ट पे लगे हुए हैं तो इन फोर्सेस की जो एंगुलर वेलोसिटी होगी यानी कि ओमेगा, यानी कि रेडियन पर सेकंड जिसकी यूनिट होगी, वो सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी कैंसिल आउट होगी, आप नोटिस करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है एम आर इज इक्वल m1r1 प्लस के m2r2। तो यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पर इसके आगे एक और चीज़ होती है आपके सामने, वो है क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में थे। अगर मैं यहाँ पर डिफरेंट प्लेन की बात करूँगा तो यहाँ पे इसकी इन फोर्सेस की वजह से यहाँ पे कुछ ना कुछ कपल जनरेट हो रहे होंगे। तो अगर मैं बात करूँ कि मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ सेंटर पॉइंट लाइक द सी, और मैं बोलता हूँ कि इस m1 फोर्स की वजह से इस सी पॉइंट के अबाउट एक मोमेंट डेवलप होगा, वो होगा आपका m1 ओमेगा स्क्वायर r1 इंटू L1, या फिर मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ Fc1 इंटू L1, क्योंकि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। अगर ये फोर्स इस तरीके से लग रहा है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी L1 होगी। सो नाउ इन दिस केस सिमिलर कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इस फोर्स की वजह से जो Fc2 होगा उसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे L2। तो यहाँ पे सेंटर के अगेंस्ट आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी Fc2 इंटू L2। तो एक तरीके से कपल निकल के आ गया, इसमें सेंटर के अलोंग इसको लेता हूँ, क्योंकि इस कपल की जो डायरेक्शन होगी वो आप देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि ये इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। और सिमिलरली इस वाले कपल की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी कैसी होगी,
क्लॉकवाइज होगी बिल्कुल। तो इसलिए अगर मैं समेशन मूवमेंट वाली वैल्यू भी लेता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इन दिस केस के FC1 इंटू L1 माइनस के FC2 इंटू L2 इज इक्वल 0 हो जाना चाहिए, जो कि उन्होंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर रखा है। FC1 इंटू L1 होना चाहिए और FC2 इंटू L2 हो जाना चाहिए। तो सेम इन्होंने यहाँ पे FC1 का फॉर्मूला लगा दिया m1 ओमेगा स्क्वायर R1 इंटू L, और यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला लगा दिया m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू R। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया है यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आई आपकी m1 इंटू R1 इंटू L1 इज इक्वल m2 इंटू R2 इंटू L2। तो ये यहाँ पे आपके क्या अनबैलेंस फोर्सेस को फाइंड आउट करने में ईजीनेस होती है जब भी हम इस क्वेश्चंस को आगे की तरफ जब सॉल्व करेंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला पार्ट है लाइक द सेकंड वन पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आपको पहला वाला पार्ट समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।